हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिसने 7 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट जीआरएफ करके, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र और पीजीटी समाज शास्त्र की भी तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन दिया है, राजनीति सिद्धांत के हार्स के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इतिहास परकवाद, अति तथ्यात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के हार्स के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इतिहास परकवाद भी सही है, अति तथ्यात्मकतावाद भी सही है और नैतिक सापेक्षतावाद भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? तो स्किनर है, पोकाक हैं, विंच हैं या फिर विंट गैस्टीन है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विंट गैस्टीन है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है जो कि संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पॉपर है, क्रॉसमैन है, वर्लिन है या फिर लेम्बिसन है। तो प्लेटो का समर्थक कौन है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखो थर्ड का जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेविंसन है। कौन सा है? लेविंसन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, पोलेवियस हैं या फिर सिस्रो हैं। तो फोर्थ का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। तो अरस्तु ने नागरिकों को शासक के नागरिक जीवन का सहगामी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नामात्रवाद पर आधारित है? हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं या फिर ग्रीन है। तो निम्नलिखित में से किसका जो राजनीतिक सिद्धांत है वह क्या है? नामात्रवाद पर आधारित है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। तो हॉब्स का जो राजनीतिक सिद्धांत ये नामात्रवाद पर आधारित है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जॉन लॉक रचित 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? हॉब्स, फिल्मर, ग्रोटियस या फिर डिगर्स। तो 6 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिल्मर। जॉन लॉक रचित 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है फिल्मर पर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सामान्य वसीयत अंगित करती है। तो मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, समूह मानस या एक सर्व सामान्य में या फिर उपयुक्त सभी में। तो देखो 7 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। तो सामान्य वसीयत अंगित करती है, किस किस को करती? मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत को, समूह मानस को, एक सर्व सामान्य में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो बताइए मनुष्य को किसने होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? सेंट सिमोन है, गिब्जॉट हैं, कार्ल मार्क्स हैं या फिर सिरमोनी है। तो 8 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ये कौन थे? ये एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया गया। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन ये कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यवसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है?
तो मार्क्स हैं, एम एन राय हैं, मायो है या फिर लेनिन है। तो ये कथन किसका है? कौन ये कहता है कि जो श्रमिक है वे स्वतः ही समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है। तो 9 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि लेनिन। लेनिन का कथन है ना? किसका कथन है? लेनिन का कथन है। अच्छा, लेनिन कौन है? ये रूस में बोल्शेविक क्रांति का एक नेता एवं रूस में साम्यवादी शासन का संस्थापक था। लेनिन ने अविकत रूप से शांति बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया। उसने कहा कि हमारी समस्त नीति और प्रचार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे देशवासियों को युद्ध की आग में न झोंका जाए। तो उसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, जहाँ तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जहाँ तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सही दिया गया है? तो देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यह विश्वास की उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे। उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जो अरविंदो हैं तो जहाँ तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है इसमें से देखो कौन सा विकल्प सही है। तो यानी कि ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी भी इसमें राइट दिया गया है और सी भी इसमें राइट दिया गया है। सही आंसर है इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? सावरकर ने की है, एम एन राय ने की है, अरविंदो ने की है या फिर जयप्रकाश नारायण ने की है? तो 11 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम एन राय ने की है। तो मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ये की थी एम एन राय ने की थी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अरविंदो, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर एम एन राय। तो ये जो कथन दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी जी का ये कथन था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एफ ए हेयक द्वारा लिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो रूल्स एंड ऑर्डर, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी या फिर द रोड टू सर्फडम। तो इसमें हमें क्या बोला है कि पुस्तकों का इसमें सही अनुक्रम पहचानना है। तो देखो 13 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 1 और फिर लास्ट में 2। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो जो सूची 1 है इसमें लेखक दिए गए हैं और दूसरे में पुस्तकों के बारे में दिया गया है ना। तो इसमें 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4, 3, 2, 1। क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 इसमें राइट आंसर होगा, 4, 3, 2, 1। तो एम सेंडल ये लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। दूसरा है एम वार्टर, ये है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। तीसरा है डब्ल्यू किमलिका, इनका है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी। और लास्ट है आर जे वर्नस्टीन, इनकी पुस्तक का नाम है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग मिलान कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए कथन, अच्छा कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो उसमें कथन हमसे बोल रहा है कि जैसा कि सेवाइन ने कहा है, महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं।
कारण इसका दिया गया कि कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता है ना। कथन क्या बोल रहा है हमसे कि जैसा कि सेवाइन ने कहा कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं। कारण है कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता। तो देखो इसमें जो कथन कारण जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है और RA की भी इसमें सही व्याख्या कर रहा है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अल्मोंड तथा बर्वा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति के लोगों का डैश निम्न यानी कि कम होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, व्यवस्था, इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में भावात्मक अभिमुखीकरण, व्यवस्था, उसके नेताओं और कार्य व्यापार के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें 16 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इसमें राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ब्लॉक मतदान व्यवस्था को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सीमित मतदान व्यवस्था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या फिर लिस्ट सिस्टम। तो जो ब्लॉक मतदान व्यवस्था होती है उसको किस नाम से भी और पुकारा जाता है? तो 17 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर A, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ब्लॉक मतदान व्यवस्था को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचक समूह के पास, निर्वाचक मंडल के पास, सीनेट के पास, या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी कोई उम्मीदवार है उसको अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय लेने के लिए उसको किसके पास भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है ऑप्शन नंबर D, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। किसके पास भेजा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण अधिक हो, बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो, संस्थानों में लचीलापन नहीं हो, संस्थानों में पीढ़ी परक परिवर्तन नहीं हो। तो SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है कि जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो। तो उसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दी गई है सूची 1 यानी कि मॉडल, और दूसरी तरफ सूची 2 है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसमें 20 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4123 4123। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। समेकित तथा विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार USA में किया गया था। विभक्त सरकार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा दूसरी पार्टी का कांग्रेस को सीनेट पर नियंत्रण होता है, कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस प्रतिनिधि सभा दूसरी पार्टी के पास रहता है, कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है। तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है, हमें इसमें से कूट बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया था? समेकित तथा विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार USA में किया गया था। विभक्त सरकार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर C इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? एक फर्स्ट वाला हो जाएगा, एक सेकंड और थर्ड इसमें राइट आंसर होंगे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानता है? आमंड, हेलियो जैकर्बी, साइरल ब्लैक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 22 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, हेलियो जैकर्बी। क्या इसमें राइट आंसर होगा? हेलियो जैकर्बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं आधुनिकीकरण विचारधारा और दूसरी तरफ उनके लेखक के बारे में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले है ये है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। तो ये किसकी है? ये है डैनियल लर्नर की। किसकी है? डैनियल लर्नर। दूसरा है संरचनात्मक विचारधारा। ये किसकी है? ये है G.A. आमंड की। किसकी है? G.A. आमंड की है। फिर तीसरा है मानकीय विचारधारा। ये किसकी है? मानकीय विचारधारा ये है शेल्डन बुलिन की। और लास्ट है उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा। ये है लियोटार्ड की। किसकी है? लियोटार्ड। तो इसमें देखो जो सही आंसर हो जाएगा ये सीधा सीधा है 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के बारे में दिया गया है ना? तो देखो इसमें ये लेखक दिए गए हैं वाल्टर रोडनी, जियोफ्रे के, रोनाल्ड एच चिलकोटे, जोसेफ शुम्पीटर और इनकी पुस्तकें दी गई हैं थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस या फिर इम्पेरियलिज्म, सोशल क्लासेस। तो एक तरफ हमें क्या है लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो देखो इसमें 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2314 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज द एंटी सैलून लीग नामक दो प्रभावक गुट कहाँ के हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, द यूनाइटेड किंगडम के, भारत के या फिर स्विट्जरलैंड के? तो ये कहाँ के हैं? तो 25 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। द नेशनल काउंसिल्स ऑफ चर्चेज और द एंटी सैलून लीग नामक दो प्रभावक गुट हैं, ये कहाँ के हैं? ये द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो जेम्स विल्सन ने हित समूहों में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किए। तो साधक, स्वदेश्य, अभिव्यंजक और चयनात्मक प्रोत्साहन। तो हमसे ये खूट पूछा गया है, तो इसमें कौन कौन से राइट आंसर होंगे? तो देखो उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो कि जेम्स विल्सन ने हित समूहों में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किया गया। तो 26 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 इसमें सही है ना? कौन कौन से सही हैं? 1 यानी कि साधक, स्वदेश्य और अभिव्यंजक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया? तो फ्रांसिस फुकुयामा है, थेडा स्कोलपोल है, वीएफ स्किनर है या फिर फरीद जकारिया है? तो निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया? तो 27 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेडा स्कोलपोल ने। तो थेडा स्कोलपोल ने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब सूची वाला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 सूची 2। तो गुट, दल तथा प्रभावक गुटों के साथ व्यस्तता, प्रबंध की क्रांति, सहभागिता, प्रजातंत्र, राज्य का साधक सिद्धांत। सूची 2 है रॉबर्ट डेहल, वर्नहेम, पैटमैन और मिलीबैंड। तो इसमें 28 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। गुट, दल तथा प्रभावक गुटों के साथ व्यस्तता ये रॉबर्ट डेहल, प्रबंध की क्रांति ये वर्नहेम, सहभागिता, प्रजातंत्र पैटमैन और राज्य का साधक सिद्धांत ये मिलीबैंड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्य दोनों होते हैं, केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं या फिर दल चुनाव के उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं।
तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन कौन से राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निर्वाचन की जो सूची प्रणाली है उसकी विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी दी गई हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला और फोर्थ वाला। केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य संगठकों समानता, क्षमता और भेदीकरण की शिनाख्त की। कारण इसका बताया गया है उच्च स्तर का भेदीकरण विकास तथा क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें जो सही है तो ये इसमें सही हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और इसका कारण भी राइट दिया गया है। तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें प्रधानमंत्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है आई के गुजराल। इनका कार्यकाल रहा था 21 अप्रैल 1957 से 18 मार्च 1958 तक। दूसरे हैं ए बी वाजपेयी। तो इनका कार्यकाल रहा 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। तीसरे हैं एच डी देवगौड़ा। इनका कार्यकाल रहा 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997। और लास्ट है चंद्रशेखर। इनका रहा 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2143 2143। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है। तो अनुदानों पर मतदान, सामान्य चर्चा, वित्त विधेयक या विनियोजन विधेयक। तो बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या दिया गया है। तो सबसे पहले ये होता है सबसे पहले वित्त विधेयक, फिर उसके बाद सामान्य चर्चा, फिर अनुदानों पर मतदान और लास्ट में होता है विनियोजन विधेयक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3214 इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। राजनीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, राज्य पोषण, जीवन निर्वाह के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, या फिर कुटीर उद्योगों को विकसित करना। तो 33 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। तो राजनीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमें बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कारण इसका दिया गया है सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। तो देखो 34 में जो सही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कथन ए भी सही दिया गया है और इसकी जो कारण है, इसकी जो व्याख्या है वो भी सही दी गई है। तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन बोल रहा है धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं। कारण इसका है कि संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है ना। तो इसमें कथन दिया गया है, क्या बोल रहा है कथन, कि धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं और कारण है संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है। तो 35 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा की ही समितियां कौन सी हैं। सिर्फ राज्यसभा की ही समितियां कौन सी हैं। तो इसमें है अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति, मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति या फिर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति। तो 36 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर होंगे। अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।